गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है भारतीय संविधान में अधिकार का। भारतीय संविधान में अधिकार के तहत हमने प्रीवियस वीडियो तक भारतीय संविधान के द्वारा जो नागरिकों को 6 अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की, विस्तार से अध्ययन किया। इसी क्रम में आगे हम आज अध्ययन करेंगे अपने जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस प्रकार से समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये नीति निर्देशक तत्व हैं ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में सम्मिलित किए गए हैं और सबसे पहले किस देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था यानी सम्मिलित किया गया था। और इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे कि प्रमुखतः ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये किस प्रकार से समाज के विकास में अपने महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी प्रत्येक राज्य के विकास में, डेवलपमेंट में, उसकी बढ़ोतरी में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाते हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व निभाते हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात आती है नीति निर्देशक तत्व सबसे पहले लागू किए गए नीति निर्देशक तत्व है। ऐसा कौन सा देश है जहां पे सबसे पहले इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया गया था? तो ध्यान रखना कि आयरलैंड के संविधान में सबसे पहले इन नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया गया था। और यहीं से बात करें तो प्रेरणा ली थी भारतीय संविधान ने, नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा ली थी। बात आती है संविधान के विकास के साथ विकसित हुए हैं। ध्यान रखना, जैसे ही हमारा संविधान का विकास हुआ उसी के साथ ही प्रमुखतः कहा जाए तो जो भारतीय संविधान में ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनका भी विकास भारतीय संविधान के साथ ही हुआ है, अलग से नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना यहाँ दो बात। सबसे पहले कि किस देश में जो है नीति निर्देशक तत्व है सबसे पहले लागू किए गए, आयरलैंड के संविधान में। और इन भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान का जैसे विकास हुआ उसी के साथ भारत में नीति निर्देशक तत्वों का भी विकास साथ में हुआ है। बात आती है इन तत्वों का उद्देश्य प्रमुखतः क्या है, यानी जो ये नीति निर्देशक तत्व है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो ध्यान रखना, जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी एक ऐसे राज्य की स्थापना करना जो जनता के विकास से संबंधित हो, जनता के रोजगार से संबंधित हो, जनता के हित से संबंधित हो, नवीन योजनाओं से संबंधित हो, नवीन कार्यों से संबंधित हो, नवीन प्रशिक्षण से संबंधित हो। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो जन कल्याणकारी कार्यों से संबंधित राज्य होता है वो सबसे अधिक अच्छा राज्य कहा गया है। तो नीति निर्देशक तत्व हैं वो एक प्रकार से कहा जाए तो किसी राज्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जन कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से। बात आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये शामिल किए गए भारतीय संविधान में। तो बात ये आती है इनको कौन से संविधान, अपने संविधान व्यवस्था के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है? तो ध्यान रखना, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको सम्मिलित किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 में। कौन से अनुच्छेद में इनको सम्मिलित किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51 में इन नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। आगे बात आती है कि भारतीय संविधान की आत्मा और चेतना, भारतीय संविधान की जो आत्मा और चेतना है वो संविधान का कौन सा भाग कहा जाता है या कौन से भाग को संविधान की आत्मा और चेतना कहा गया है? तो ध्यान रखना, संविधान के भाग 3 और भाग 4 को, कौन से भाग को? संविधान के भाग 3 और 4 को संविधान की आत्मा और चेतना है वो प्रमुखतः कहा गया है। बात आती है न्यायालय के माध्यम से लागू करने की व्यवस्था नहीं। यहाँ सबसे प्रमुख बात आती है, हम मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व है उनको प्रमुखतः क्या है कि सरकार के द्वारा यानी न्यायालय के द्वारा प्रमुखतः लागू नहीं किया जा सकता, जबकि जो मौलिक अधिकार हैं उनको प्रमुखतः न्यायालय के द्वारा लागू करने के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, नियम है, वो व्यवस्थाएं हैं वो बनाई गई है। जबकि बात हम तुलना करें कि नीति निर्देशक तत्वों की तो इनके लिए न्यायालय के माध्यम से इनको लागू करने की किसी प्रकार की व्यवस्था है वो नहीं की गई है। आगे बात आती है कि प्रमुखतः जो नीति निर्देशक तत्व है ये क्या है? तो ध्यान रखना कि
सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं कर सकती। यानी तो नीति निषेध तत्वों के तहत जो व्यवस्था दी गई है, इनको लागू करने के लिए सरकार है वो किसी भी प्रकार के आदेश है, किसी भी प्रकार के निर्देश है वो नहीं दिए जा सकते। जबकि हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो उनको लागू करने के लिए न्यायालय के द्वारा, सरकार के द्वारा निर्देश व आदेश दिए जा सकते हैं। लेकिन बात करें अपोजिट हमें नीति निषेध तत्वों की, तो इनको लागू करने के लिए निर्देश या प्रमुख रूप से निर्णय है वो प्रमुख रूप से सरकार या न्यायालय के द्वारा नहीं दिया जा सकता। बात आती है हम न्यायालय जाकर उन्हें लागू करने की मांग नहीं कर सकते। नीति निषेध तत्व है उनको हम लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। जबकि जो मौलिक अधिकार है जो संविधान के द्वारा व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं, उनको लागू करवाने के लिए हम सरकार के साथ साथ न्यायालय में प्रमुखतः जाके इन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रमुखतः याचिका दायर कर सकते हैं। जबकि जो नीति निषेध तत्व है उनकी सुरक्षा के लिए या उनको लागू करने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। तो ये प्रमुखतः असमानता है, ये नीति निषेध तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच में प्रमुखता देखने को मिलती है। बात आती है नीति निषेध तत्व वाद योग्य नहीं है। अगर हम तुलना करें नीति निषेध तत्वों की और मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार है वो प्रमुखतः क्या है कि वाद योग्य है, जबकि जो नीति निषेध तत्व है वो वाद योग्य नहीं है। वाद का मतलब है यहाँ समाधान से, यहाँ लागू करने से, यहाँ निर्देश देने से बात है। तो जबकि मौलिक अधिकारों के संबंध में ये सभी विशेषताएं देखने को मिलती है, जबकि अपोजिट हम नीति निषेध तत्वों की बात करें तो नीति निषेध तत्व है वो प्रमुखतः वाद योग्य नहीं है। न्यायालय में इनके प्रमुखतः इनके खिलाफ याचिका दायर नहीं की जा सकती, सरकार द्वारा उनको लागू करने के लिए निर्देश नहीं दिए जा सकते। जबकि मौलिक अधिकारों के संबंध में ये समस्त व्यवस्थाएं हैं वो प्रमुखतः देखने को मिलती है। बात आती है संविधान का एक हिस्सा ऐसा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यानी संविधान का एक हिस्सा, एक भाग, एक अंग ऐसा है जिसको लागू करने के लिए प्रमुखतः क्या है कि न्यायपालिका की शरण नहीं ली जा सकती। जबकि किसकी बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं नीति निषेध तत्वों की। जबकि अन्य जो समस्त भाग है, समस्त जो हिस्से हैं संविधान के, उनको लागू करने के लिए न्यायपालिका की शरण ली जा सकती है, सरकार की मदद ली जा सकती है। जबकि नीति निषेध तत्वों के संबंध में ये समस्त स्वतंत्रताएं हैं ये प्रमुखता देखने को नहीं मिलती। यानी नीति निषेध तत्व एक ऐसा भाग है जिसके लागू करने के लिए प्रमुखतः सरकार या न्यायालय की शरणें नहीं ली जा सकती है। बात आती है नीति निषेध तत्व के पीछे नैतिक शक्ति है। लेकिन अगर हम बात करें कि नीति निषेध तत्व है वो समाज में किस प्रकार से लागू रहते हैं, किस प्रकार से इनकी व्यवस्थाएं समाज में बनी रहती है, तो इसके पीछे प्रमुख जो शक्ति है वो है नैतिक शक्ति। यानी नैतिक यानी व्यक्ति का जो भाईचारा है, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता समानताएं हैं, व्यक्ति जो नैतिक कर्तव्य हैं, व्यक्ति जो नैतिक जिम्मेदारी है, प्रमुखता इसके माध्यम से प्रमुखता जो नीति तत्व है ये प्रमुखता समाज में लागू रहते हैं, इनकी व्यवस्थाएं है समाज में बनी रहती है। बात आती है नीति निषेध तत्वों को सरकार द्वारा गंभीरता से लेना। हम देखते हैं कि सरकार ने समय के साथ साथ जो नीति निषेध तत्व है प्रमुखतः इनको भी क्या है कि गंभीरता से सोचने का, इनको इनके ऊपर कार्य करने का प्रमुखतः योजना बना रही है। और कुछ ऐसे नीति निषेध तत्व हैं देखने को हमें मिलेंगे जिसने सरकार ने प्रमुखतः उनको एक वास्तविक रूप से कानून के रूप में परिवर्तित कर दिया है और उनको लागू करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं वो सरकार के द्वारा और न्यायपालिका के माध्यम से बनाई गई है। अब बात आती है कि नीति निषेध तत्व क्या है, किस प्रकार से ये समाज से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से ये व्यक्ति के विकास से संबंधित है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि नीति निषेध तत्वों की प्रमुखतः 3 बातें हैं वो प्रमुख रूप से बताई गई है कि नीति निषेध तत्व है किस प्रकार से ये समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, किस प्रकार से समाज को ये प्रभावित करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बात आती है लक्ष्य और उद्देश्य जो हमें एक समाज के रूप में स्वीकार करने चाहिए। जो नीति निषेध तत्व है वो हमें समाज के विकास को ध्यान में रखते हुए हमें समाज के सदस्य होने के नाते हमें ये स्वीकार करने चाहिए कि नीति निषेध तत्व है ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रमुख रूप से उपयोगी है, लाभदायक है और इनकी व्यवस्था बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति की प्रमुख रूप से नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बात आती है वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। यानी वे अधिकार वो प्रमुखतः दायित्व है
वो प्रमुख रूप से संविधान के द्वारा जैसे मौलिक अधिकार व्यक्ति को मिले हैं संविधान के द्वारा, ठीक उसी प्रकार जो ये नीति तत्व हैं ये भी मौलिक अधिकारों के अलावा व्यक्ति को मिले हुए अधिकार हैं, जिनका प्रमुख रूप से पालन करना, प्रमुख रूप से इन दायित्वों की जिम्मेदारी निभाना प्रत्येक व्यक्ति का प्रमुख दायित्व बनता है। तो ठीक जिस प्रकार मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए जरूरी है, ठीक उसी प्रकार नीति तत्व भी व्यक्ति के विकास के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए, यानी वह नीतियां, वो लक्ष्य, वह उद्देश्य जो संविधान में सम्मिलित है, इनको भी अगर कहा जाए तो सरकार के द्वारा समान संरक्षण, समान सुरक्षा है वो प्रमुख रूप से सरकार और न्यायालय के माध्यम से मिलने चाहिए। बात आती है सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है। सरकार ने जिस प्रकार मौलिक अधिकारों को लागू किया है, ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं कि नीति तत्व है उनको भी लागू करने के लिए सरकार ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपने प्रयास किए हैं। बात आती है जमींदारी अनुमूलन कानून। जमींदारी अनुमूलन जो कानून है ये प्रमुखतः उन लोगों के लिए लाभदायक था जो प्रमुखतः जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद प्रमुखतः जो प्रसन्नता किसानों के मध्य देखी गई उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी प्रमुखतः जमींदारी अनुमूलन कार्यक्रम है, प्रमुखतः पहले देखने को मिलता था कि किसान हैं वो जिस जमीन पे खेती करते थे, काम करते थे, वो जमीन उनकी नहीं होती थी और उसका जो लाभ प्राप्त होता था उसका बहुत कम हिस्सा है वो उनको मिलता था, जबकि सारा जो लाभ है वो किसको मिलता था? जमींदारों को मिलता था। बात आती है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। हम देखते हैं कि विभिन्न बैंकें हैं वो एक दूसरे के साथ प्रमुखतः क्या है कि उनका समायोजन किया जा रहा है। प्रमुखतः इसमें देखने को मिलता है कि जो बैंक है वो प्रमुखतः सरकारी भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है, लेकिन अगर हम बात करें सरकारी बैंक है वो कब हो जाएगी? तो जब किसी भी बैंक का लगभग 50% से अधिक हिस्सा जब सरकार के पास हो, यानी 51% हिस्सा तो सरकार के पास हो, तो प्रमुखतः उस पर अधिकार किसका रहेगा? सरकार का रहेगा। लेकिन यही बात हम करें कि उसका 51% हिस्सा तो प्राइवेट कंपनी के पास में हो, जबकि 49% जो हिस्सा है वो सरकार के पास हो, तो उस बैंक के ऊपर सरकार का अधिकार नहीं होता है। बात आती है नई फैक्ट्री अधिनियम। नई फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत प्रमुखतः देखने को मिलता है कि जो उस फैक्ट्री में काम करते हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित है, उनकी सेवाओं के संबंधित है, उनके विभिन्न जो समस्याएं उनसे संबंधित है, कुछ नियम कानून बनाए गए और इसके माध्यम से देखने को मिला कि जो ओवरटाइम व्यवस्था है उसकी समय सीमा को बढ़ाया गया है। पहले जहां ये व्यवस्था 50 घंटों तक थी, बाद में उसको क्या है 100 घंटों तक कर दिया और आवश्यकता के आधार पर इस व्यवस्था को क्या है बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। एक प्रकार से कहा जाए तो नई फैक्ट्री अधिनियम है ये उस फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों के लिए प्रमुखतः महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात आती है न्यूनतम मजदूरी निर्धारण। सरकार के द्वारा प्रमुखतः लोगों को समान है वो मजदूरी मिले, इसके लिए न्यूनतम मजदूरी व्यवस्था है वो लागू की गई ताकि प्रत्येक परिवार, प्रत्येक सदस्य है वो अपने परिवार का पालन पोषण है वो उचित तरीके से कर सके और समस्त जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति है वो आसानी से वो परिवार को उपलब्ध करवा सके। कुटीर और लघु उद्योगों का प्रोत्साहन। प्रमुख रूप से जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, चाहे वो लघु हो चाहे वो कुटीर रूप में हो, उनको प्रोत्साहन देना और उनके लिए सरकार के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाना और जो ऋण उपलब्ध है वो बहुत ही कम ब्याज पे उनको उपलब्ध होना, ताकि इन छोटे छोटे उद्योग धंधों को, कुटीर उद्योगों को प्रमुखतः प्रोत्साहन मिले और प्रमुखतः लोगों को रोजगार इनके माध्यम से मिले। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संरक्षण। अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, इनकी संरक्षण के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, नियम है वो लागू कर रखे हैं। विभिन्न सेवाओं में इनको आरक्षण की व्यवस्था दे रखी है, विभिन्न प्रकार की छूट है वो हर क्षेत्रों में इनको देखने को मिलती है। बात आती है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा प्रमुखतः उपलब्ध करवाई जाती है ताकि कोई भी बच्चा है वो अशिक्षित नहीं रहे और सभी व्यक्ति है, सभी जो बच्चे हैं वो शिक्षा के साथ जुड़ जाए। बात आती है आगे रोजगार गारंटी योजना, यानी प्रत्येक परिवार को प्रमुख रूप से अगर कहा जाए तो न्यूनतम में जो रोजगार व्यवस्था है उसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को क्या है रोजगार मिलना आवश्यक है और रोजगार मिलेगा तो उस परिवार की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा
और उसके साथ साथ उस परिवार की स्थिति को सुधरने में महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी और रोजगार मिलने के कारण जो उसकी समस्याएं हैं परिवार की, वो काफी सीमा तक दूर होने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बात आती है स्कूलों में दोपहर का भोजन। हम देखते हैं कि जो सरकारी विद्यालय है उसमें नामांकन को बढ़ाने के लिए और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रमुखतः क्या है कि दोपहर भोजन की व्यवस्था की गई है, ताकि दोपहर के समय में बच्चे जो घर चले जाते हैं वो घर नहीं जाए, स्कूल से जुड़े हुए रहें और आगे की जो शिक्षा है उसको पूर्णतः जारी रखें और बीच में किसी प्रकार का व्यवधान है उनकी शिक्षा के बीच में नहीं आए।